हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आईसी करंट अफेयर की PT 65 2021 की जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए पार्ट 9 उसका लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल ये न्यूज में क्यों रहा जानते हैं। देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली हरियाणा की असेंबली ने पास करा है हरियाणा पंचायती राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 का, जो यहाँ पे राइट टू रिकॉल की जो मेंबर्स को प्रोवाइड करता है। राइट टू रिकॉल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स को ये प्रोवाइड करता है। अब बात जानते हैं कि राइट टू रिकॉल ये आखिरकार कौन सा राइट है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स को मिल गया है। तो जो राइट टू रिकॉल है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो इलेक्टोरेट है उसके पास पावर होती है कि वो इलेक्टेड ऑफिशियल को रिमूव कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब उनके टर्म की एक्सपायरी होने से पहले यहाँ पे इलेक्टोरेट जो है उनको इलेक्टेड ऑफिशियल को रिमूव कर सकता है। और ये एक एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ठीक है कि डायरेक्टली जो है वो सीधा हटा दिया गया। अब यहाँ पे बिल क्या करता है, ये जो बिल आया है बिल अलाउ करता है रिकॉल ऑफ विलेज सरपंच एंड मेंबर्स ऑफ ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को इफ दे फेल टू परफॉर्म। ये बिल देखिए इसलिए लाया गया है कि यहाँ पे जो विलेज सरपंच हैं या फिर मेंबर्स हैं आपके ब्लॉक लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के, अगर ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनको सीधा सीधा हटा दिया जाएगा, इनके टर्म कंप्लीट होने से पहले ही हटा दिया जाएगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, रिकॉल करने के लिए करीब 50% जो कि मेंबर्स हैं वार्ड के या फिर ग्राम सभा के, इनको लिखित में राइटिंग में देना होगा अगर ये चाहते हैं प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना। इसके बाद क्या होगा, ये एक इसके इट विल बी फॉलोड बाय अ सीक्रेट बैलेट। एक सीक्रेट बैलेट में काम होगा जिसमें इनका जो रिकॉल है इसे 2/3 मेंबर्स जो है उनकी जो वोटिंग होगी उस पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट, ये 2/3 वोटिंग के अगर हो जाती है तो ये मायने हो जाएगा और ये बंदा हटा दिया जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है ये समझ लेते हैं बच्चों। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो सारे रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करती है जिससे यहाँ पे पब्लिक जो है दैट एनेबल द पब्लिक टू वोट डायरेक्टली ऑन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉ, ट्रीटी और पॉलिसी डिसीजन। जो यहाँ पे एनेबल करती है पब्लिक को कि वो वोट कर सकती है डायरेक्टली किसी प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, लॉ के लिए, ट्रीटी के लिए या पॉलिसी डिसीजन के लिए। अब ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, बड़े ही बढ़िया हैं, जरा समझिएगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता भी है ये। एक है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम आपने सुना होगा, ये क्या होता है, ये इलेक्टोरेट को अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली वोट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लेजिस्लेटिव इशू के ऊपर, और आउटकम जो भी निकल के आता है वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग होता है। मतलब सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती, जो निकल के आएगा वो करना पड़ेगा। तो ये होता है रेफरेंडम। दूसरा होता है सिटीजन्स इनिशिएटिव। इससे क्या होता है, ये इलेक्टोरेट को अलाउ करता है कि वो आप वोट करिए कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेटिव मेजर जो कि प्रपोज करा गया है लोगों के द्वारा, उस पर आप वोट करिए। अगर जो प्रोपोनेंट्स हैं उस मेजर के वो एक साथ आते हैं, उनके पास अच्छे खासे सिग्नेटरीज हैं और इसके ऊपर ये जो मेजर है उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो आप इलेक्टोरेट यहाँ पे वोट कर सकते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेटिव मेजर के ऊपर। ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंडम। ये एक तरह का रेफरेंडम भी है, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन enjoyed by a section of people। इसका मतलब आसानी से आपको समझाऊं तो डायरेक्ट वोट, ये डायरेक्ट वोट होता है ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन अ इम्पोर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन, जैसे कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी कहते हैं, तो ये डायरेक्टली वोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब प्लेबिसाइट के अंदर आता है। अब और देखिए जो प्लेबिसाइट है, रेफरेंडम है, एक तरीके की वोटिंग ही है दोनों, है ना। ये प्रपोज लॉ पे वोटिंग ही होती है। अब कुछ जो डेफिनेशन है प्लेबिसाइट की सजेस्ट करती है कि एक तरीके का टाइप है वोट का टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। अब लेकिन यहाँ पे जो प्लेबिसाइट है देखिए बच्चों, ये बाइंडिंग हो भी सकता है और बाइंडिंग नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर रेफरेंडम की बात करें तो ये जो भी निकल के आएगा इसमें ये बाइंडिंग ही होगा सरकार के ऊपर। उसके बाद चौथा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एक कह सकते हो पार्ट है वो है एजेंडा इनिशिएटिव। एजेंडा इनिशिएटिव में क्या होता है, एक तरीके का पॉपुलर राइट है जो
दैट डज नॉट नेसेसरली रिलेट टू अ रेफरेंडम वोट, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये रेफरेंडम वोट की तरफ ही चीजें जाएं। ये यहाँ पे एक इशू को प्लेस करता है ऑन अ पॉलिटिकल एजेंडा, जो भी इशू है उसे पॉलिटिकल एजेंडा पे यहाँ पे रखता है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड अथॉरिटी की जरूरत होती है कि वो इस प्रपोजल पे एक्ट करे। ठीक है, तो ये सारा कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसीज के पार्ट है जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में यहाँ पे है, अलग अलग न्यूज है, जैसे कि पहला है स्टार कैंपेनर्स इन इलेक्शंस। जानते हैं न्यूज क्या है क्या नहीं। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमूव करा है कांग्रेस लीडर कमलनाथ को पार्टी की लिस्ट से, जो कि स्टार कैंपेनर्स की पार्टी की लिस्ट है उससे रिमूव करे गए हैं कमलनाथ। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए आखिरकार स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा। ये कैंपेनर्स को नॉमिनेट करा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि आप जो है वो कैंपेन करिए, आप कैंपेन संभालिए उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो भी वो चाहे पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। अब जो लिस्ट है स्टार कैंपेनर्स की, ये जो है दी जाती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक हफ्ते के अंदर फ्रॉम द इलेक्शन नोटिफिकेशन as required under section number 77 part 1 of the representation of people act 1951। तो यहाँ समझिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 77 पार्ट 1 के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो लिस्ट होगी स्टार कैंपेनर्स की, इसे दिया जाएगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक हफ्ते के भीतर, जैसे ही इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकलेगी। क्लियर है? अब जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होगी इसके पास करीब 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, और जो अनरिकॉग्नाइज है लेकिन रजिस्टर होनी चाहिए, ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी इसके पास 20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर वगैरह जो खर्चा वगैरह होता है इस कैंपेनिंग पे ऐसे नोटिफाइड स्टार कैंपेनर्स के द्वारा, ये एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम बीइंग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट। जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है कैंडिडेट का जो भी है, उससे ये पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा जो भी स्टार कैंपेनर खर्चा करेगा। ठीक है, स्टार मतलब जो भी खर्चा करा जाता है स्टार कैंपेनर के द्वारा कैंपेनिंग करने में, ये एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम बीइंग एडेड। ये इसको ऐड नहीं करेंगे इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैंडिडेट में। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करता है जब स्टार कैंपेनर अपने आप को लिमिट करे इस पर्टिकुलर मतलब जनरल कैंपेन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तक के लिए बात होती है। अब यहाँ चार्ट देखिए रिसेंटली। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट या फिर उसका इलेक्शन जो इलेक्शन एजेंट है वो शेयर करे स्टेज, मतलब यहाँ पे इफ अ कैंडिडेट और हर इलेक्शन एजेंट शेयर स्टेज विद द स्टार कैंपेनर, अगर कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट स्टार कैंपेनर के साथ रैली में एक स्टेज शेयर करते हैं, तब जो पूरा खर्चा हो रहा है रैली का अदर देन ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ स्टार कैंपेनर के ट्रैवल एक्सपेंसेस को छोड़ के जितना भी खर्चा होगा इसे कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया जाएगा। खाली एक स्टेज शेयर अगर आपने कर लिया है कैंडिडेट ने रैली में या कैंडिडेट के एजेंट ने, यहाँ पे इलेक्शन एजेंट ने रैली में, तो सारा का खर्चा फिर डाल दिया जाएगा कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं जोड़े जाएंगे। अब यहाँ एक चार्ट देखिए रिसेंटली हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिवाइज करने फिर से नॉर्म इस स्टार कैंपेनर्स के इलेक्शंस के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कि भाई मैक्सिमम लिमिट स्टार कैंपेनर्स की रिकॉग्नाइज नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये 30 हो जाएगी, पहले ये 40 थी, और अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब ये 15 हो जाएगी, पहले ये 20 थी। और जो पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ लिस्ट स्टार कैंपेनर्स का है ये भी एक्सटेंड कर दिया गया है। 7 दिन पहले था, एक हफ्ते की थी ना नोटिस, अब ये 10 दिनों तक की कर दी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। तो ये है कुछ स्टार इलेक्शन, ये जो स्टार कैंपेनर्स इलेक्शंस के अंदर होते हैं वो। दूसरी न्यूज रही है भाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद कि भैया आप इंक्रीज करिए पोल एक्सपेंडिचर को, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अप्रूव कर दिया है 10% इंक्रीज इसी के अंदर भाई इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन ने आर्ग्यू करा है कि इन ऑर्डर टू फॉलो द इलेक्शन कमीशन रिस्ट्रिक्शंस ऑन रैलीज एंड मीटिंग्स ड्यूरिंग अ पेंडेमिक अ कैंडिडेट हैव टू मेक एडेड एक्सपेंडिचर। तो देखिए आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही कि भैया देखो जो भी पैंडेमिक के चलते जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं रैलीज के ऊपर, तो इनको यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह के ऊपर जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई है इनका पूरा खर्चा वर्चा करने के लिए कैंडिडेट को कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो यही रिकमेंडेशन दी इलेक्शन कमीशन ने कि आप थोड़ा पोल एक्सपेंडिचर
बढ़ाओ। और इसी रिकमेंडेशन के बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अप्रूव करा 10% का इंक्रीज इलेक्शन कैंपेन्स पे। तो ये बात है, इसलिए ये बात न्यूज में है। अब जानते हैं कुछ इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए, जो रूल नंबर 90 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का, ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर है बाय अ कैंडिडेट, ये यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक कैंडिडेट जो है जो टोटल खर्चा करता है अपने इलेक्शन के ऊपर, ये मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ना करे। दूसरी बात, एनी चेंज इन द रूल रिक्वायर लॉ मिनिस्ट्रीज प्रोसेस। अगर इस जो रूल है, रूल नंबर 90 जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का, अगर इसमें कोई भी बदलाव लाना है तो इसके लिए आपको लॉ मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जो करंट एक्सपेंडिचर की अभी जो खर्चा करने की लिमिट है स्टेट और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, ये डिफरेंट है। स्टेट टू स्टेट अलग अलग लिमिट्स हैं, एक जगह पे मतलब एक जैसी नहीं, यूनिवर्सल नहीं है। और लिमिट जो है वो फिक्स करी जाती है सारे ही एक्सपेंसेस के लिए, जैसे प्रिंट्स वगैरह के, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट जो आप लगा रहे हो, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स, पब्लिक मीटिंग्स वगैरह, सारे खर्चे लिए जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इम्पोज कर रखी है लिमिट्स कैंपेन एक्सपेंडिचर पे भी, जो कि एक कैंडिडेट करता है अपनी कैंपेनिंग के टाइम पे जो भी खर्चा करता है, बट नॉट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो खर्चा करती है अपनी कैंपेनिंग पे, उस पर लिमिट नहीं है, लेकिन अगर जो पर्टिकुलर कैंडिडेट इंडिविजुअल लेवल पे जो खर्चा करता है अपनी कैंपेनिंग पे, उस पर लिमिट है, इलेक्शन कमीशन ने लगा रखी है। अब ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे अमेंड करा है रूल को, ताकि यहाँ पे खर्चा और जो एक्सपेंडिचर की सीलिंग लिमिट है और बढ़ा दी जाए। पोल सीलिंग अब बढ़ा दी गई है, 70 लाख से बढ़ा के इसे 77 लाख कर दिया गया है लोकसभा के इलेक्शन में, और 28 लाख से बढ़ा के इसे 30.8 लाख कर दिया गया है असेंबली के इलेक्शन में। रूल्स बाकी सारे सेम रहेंगे, फोर्स में रहेंगे, जब तक के लिए इन्हें डी नोटिफाइड नहीं कर दिया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है बच्चों सारे ही कैंडिडेट्स के लिए कि वो एक बैंक में बैंक अकाउंट खोलें, उसमें यहाँ पे खर्चा वगैरह जो भी कर रहे हैं, पेमेंट वगैरह दे रहे हैं, वो सारा का सारा उसी बैंक अकाउंट के चेक से देंगे। ठीक है, ताकि ये लीगल फॉर्म में रहे, कैश निकाल के पीछे वाली पुड़िया से जेब से निकाल के नहीं देंगे। साथ में कैंडिडेट को यहाँ पे ज़रूरत होती है कि वो अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी देंगे इलेक्शन कमीशन को 30 डेज के अंदर। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके 30 दिनों के भीतर कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देंगे इलेक्शन कमीशन को। और अगर आपने कोई इनकरेक्ट अकाउंट दिया एक्सपेंडिचर का और ये सीलिंग लिमिट से ज़्यादा निकला, तो इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो सकता है 3 सालों तक, तो आप इलेक्शन में खड़े क्या बैठ भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कहता है ए वेब के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है ये जानते हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना 1 साल कंप्लीट कर लिया है चेयरमैनशिप का ए वेब की, और एंड ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल वेबिनार ऑन इश्यूज चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19। और साथ में इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है एक इंटरनेशनल वेबिनार। मतलब वेबिनार का मतलब होता है कि वेब सेमिनार जैसे कि बैठ के होता है, वेबिनार मतलब जो है वेब पे हम लोग करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो वेबिनार किस पे है, इश्यूज चैलेंजेस और प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19। अब जानते हैं कि ए वेब है क्या आखिरकार। ए वेब का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो इसको क्या बोलेंगे, ए वेब। ये एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का पूरे ही वर्ल्ड वाइड। इसको स्टैब्लिश करा गया था बच्चों 2013 में, और साउथ कोरिया में स्टैब्लिश करा गया था। और ये परमानेंट जो इसका सेक्रेटेरिएट है ये सियोल में, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के अंदर ये लोकेटेड है। आज की बात बताऊं तो जो ए वेब है इसके अंदर 115 EMB जो मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज जो हैं वो इसकी मेंबर है। और पिछले साल इंडिया ने भी ये इसकी चेयरमैनशिप ली थी 2019 से लेकर 2021 तक के लिए। साथ में एक इंडिया ए वेब सेंटर को इस्टेब्लिश करा गया न्यू दिल्ली के अंदर। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग थी, ताकि यहाँ पे अच्छी से अच्छी प्रैक्टिसेस कैसे करें, हम कैसे कैपेसिटी बिल्ड करें ऑफिशियल्स की जो कि ए वेब मेंबर्स के हैं। एम ये था कि हम जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन को मैनेज करने का जो प्रोसेस है मेंबर कंट्रीज में, उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ करें, मतलब उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएं। साथ में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाएं, ताकि यहाँ पे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव इलेक्शन हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। साथ में ये इलेक्शन विजिटर को अंडरटेक करता है, ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम वगैरह करता है कई सारी कंट्रीज में, ताकि हम पढ़ें समझें जहाँ पे अलग अलग जो इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करी जाती हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। साथ में नॉलेज वगैरह को भी शेयर करें दूसरे मेंबर जो कि आपके इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के हैं उनके साथ में। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है ओपिनियन एंड एग्जिट पोल के बारे में।
तो न्यूज में यूं रहा बच्चों कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इशू करी है एडवाइजरीज ऑन ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर एडवाइजरी इशू करी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब जानते हैं कि आखिरकार ओपिनियन और एग्जिट पोल क्या होते हैं। देखिए, एक ओपिनियन पोल ये कंडक्ट करा जाता है। ओपिनियन मतलब राय लेना, ठीक है। तो एक ऐसी ओपिनियन जो पोल है, ठीक है, राय लेने वाला पोल, तो ओपिनियन पोल कंडक्ट कराया जाता है बिफोर बैलेटिंग टू गॉज द इंटेंशंस ऑफ वोटर and an exit survey is conducted after election to find out who they are actually voted for। समझिए, गौर समझिएगा। देखिए, ये इलेक्शंस होने वाले हैं मान लीजिए, तो एक जो है पोल पहले करा लिया गया ताकि यहाँ पे पता चले कि जो वोटर है उनके क्या इंटेंशन है, वो किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओपिनियन पोल जो कि पहले कराया जाता है। उसके बाद जो इसके इलेक्शंस होने के जो बाद कराया जाता है एक पोल, उस पोल को बोलते हैं एग्जिट पोल। और ये पोल बताता है कि आखिरकार किस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने वोट किया था। समझ गए दोनों डिफरेंस क्या है। अब देखिए, सेक्शन नंबर 126 ए जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, वो साफ साफ कहता है कि नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल एंड पब्लिश और पब्लिसाइज बाय मींस ऑफ द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिसेमिनेट इन एनी manner whatsoever the result of an exit poll during such period as may be notified by the election commission in this regard। समझ गए होंगे, फिर समझाती हूँ कि देखिए, कोई भी इंसान यहाँ पे एग्जिट पोल नहीं कराएगा और ना ही एग्जिट पोल के रिजल्ट को पब्लिश करेगा, ना ही पब्लिसाइज करेगा किसी भी प्रिंट मीडिया के थ्रू, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ना भी किसी भी मैनर में उस इंफॉर्मेशन को जनता तक नहीं पहुंचाएगा कि क्या रिजल्ट आया आखिरकार एग्जिट पोल का, और उस वक्त तक नहीं पहुंचाएगा जब तक के लिए इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करा है। भाई, इससे क्या नुकसान होता है ना कि भैया एग्जिट पोल करा दिया गया, बता दिया गया कि अरे देखो वोटर्स ने इतने इतने लोगों को वोट दिया, हाँ हाँ ये पार्टी जीतने वाली है। तो ये तो एक तरीके से प्रिवेसी हनन हो रही है। तो इसलिए इस पर रोक लगाई गई है सेक्शन 126 ए जो कि हमारा आरपीए 1951 का है उसके द्वारा। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर करा है एग्जिट पोल जो है वो टेलीकास्ट करे जा सकते हैं एजेंसीज के द्वारा, जिसमें सारी की सारी इंक्लूडिंग वेबसाइट वगैरह जो है वो टेलीकास्ट कर सकती हैं एग्जिट पोल को। कब कर सकती हैं? जब फाइनल फ्रेज पोलिंग का हो जाए तब। और कोई भी ओपिनियन पोल नहीं कराया जाएगा फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैड ऑलरेडी वोटेड। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने ऑलरेडी वोट कर दिया है उसके लिए कोई भी ओपिनियन वोट नहीं कराया जाएगा। ये बात भी इलेक्शन कमीशन ने कह दी है। तो यहाँ पे हमारा होता है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. Along with this, if you want to solve the one daily question in the form of reel, just follow us on Instagram. And if you want to support me in my work, just press the join button, enjoy the various perks also, and support me in my work. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.